के बारे में बात किया। और अटॉर्नी जनरल बहुत छोटा टॉपिक है, एक ही आर्टिकल 76 है और उसमें कुछ प्रोविजंस और बातें दी गई हैं। महान्यायवादी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो एलिजिबिलिटी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान अर्हता होनी चाहिए। ये चीजें स्लाइड में आपको बता दिए हैं। यहाँ पर हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, ये चीजें आप यहाँ पर देख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कार्यकाल के बारे में और हटाने की प्रक्रिया के बारे में। संविधान द्वारा कोई निश्चित प्रोविजंस नहीं किया गया, संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया। मतलब महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल क्या होगा, क्या कार्यकाल होगा, क्या हटाने की प्रक्रिया, कुछ भी प्रोविजंस नहीं दिया गया है, संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। हटाने की प्रक्रिया को, कार्यकाल को भी संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। फिर देखते हैं महान्यायवादी अपने पद पर जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी तब तक ही राष्ट्र जो है महान्यायवादी जो है अपने पद पे बने रह सकते हैं। महान्यायवादी के द्वारा राष्ट्रपति को कभी भी त्याग पत्र दिया जा सकता है और कोई व्यक्ति राष्ट्र महान्यायवादी के पद पे तब तक बना रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है उनका जो कार्यकाल जो संविधान के द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, वैसे सरकार के द्वारा जो इनका कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 3 वर्ष के लिए अपॉइंटमेंट इनका होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन ये कि सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इनका कार्यकाल जो है विस्तार किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं, इस चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। और सामान्यतः इनका जो कार्यकाल है सरकार के द्वारा 3 वर्ष के लिए इनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है, फिर कार्यकाल विस्तार भी किया जा सकता है। ये चीज है कि संविधान में महान्यायवादी के प्रोविजंस से संबंधित जो कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। ये चीजें देखेंगे। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि वेतन, महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है उनके वेतन का निर्धारण कैसे होगा। तो जो अटॉर्नी जनरल है उनका वेतन क्या होगा, ठीक है। तो वेतन के बारे में, वेतन जो है कितना पाएंगे वो सैलरी, तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या है निर्धारित किया जाएगा। वेतन क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्धारित किया जाएगा। वेतन राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में किया जाता है। इसलिए क्लियर हो गया। अटॉर्नी जनरल का जो वेतन होगा, क्या सैलरी होगा उनका, वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये चीज आप देख लें। तो कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, हटाने की प्रक्रिया को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, कोई प्रोविजन नहीं बताया गया है। और महान्यायवादी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और अटॉर्नी जनरल का जो अपने कार्यकाल के दौरान जो वेतन ग्रहण करेंगे वह वेतन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति जो तय कर देंगे उसके आधार पर उनको जो सैलरी मिलता रहेगा। ये चीजें हमको लगा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आते हैं चीजें नेक्स्ट पॉइंट पे। हम लोग महान्यायवादी के जो अधिकार है, क्या क्या अधिकार है, भारत की किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी अदालत में क्या उसको सुनवाई का अधिकार है, संसद के दोनों सदन में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, संयुक्त बैठक 108 के अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त ज्वाइंट सेशन होता है वहां भी क्या है भाग लेने का, कार्रवाई में भाग लेने का, बोलने का अधिकार है। लेकिन वोटिंग राइट नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मताधिकार का राइट इनको नहीं दिया गया। ये चीज आप यहाँ पर देख लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा है नोट्स, आपको ध्यान में रखना दोस्तों कि महान्यायवादी जो सरकार का क्या होता है पूर्णकालिक वकील नहीं है। ये चीजें वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए उसे निजी विधिक कार्रवाई से क्या है नहीं रोका जा सकता। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि महान्यायवादी की क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो वह भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। और ये चीज बिना भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। ये चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और महान्यायवादी की कार्य और शक्तियां जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो भी चीजें सौंपा जाएगा विधि से संबंधित है वो ऐसे विषयों पे क्या है सलाह देंगे। ये सब चीजें यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों।
फिर हम लोगों ने यहाँ पर आपको बताया महान्यायवादी को जो अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पद है और उनको सहयोग और सहायता देने के लिए सरकार के द्वारा सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में अंतर रहना चाहिए, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। क्या है महान्यायवादी का क्या पद है? संवैधानिक पद। ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों। फिर हम लोगों ने बताया, बातचीत किया यहाँ पर कि वर्तमान में हम आर वेंकट रमणी भारत के महान्यायवादी हैं और प्रथम महान्यायवादी कौन थे? एम.सी. सीतलवाड़ जी हैं। और ये जो आर वेंकट रमणी हैं ये हमारे कार्यकाल के आधार पर देखेंगे तो 16वें नंबर की महान्यायवादी है। 16वें महान्यायवादी है। क्या है? 16वें महान्यायवादी है। अगर हम कार्यकाल के आधार पर देखेंगे तो कितने नंबर के हैं? 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। लेकिन अगर हम व्यक्ति के तौर पे देखें तो 14वें नंबर के व्यक्ति हैं जो महान्यायवादी के पद को क्या है? धारण किए हैं, ग्रहण किए। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये 16वें महान्यायवादी है किसके आधार पे? कार्यकाल के आधार पे। ये चीजें लिखेंगे, कार्यकाल, कार्यकाल के आधार पर। कार्यकाल के आधार पर अगर देखा जाए ये चीजें आपको है। लेकिन अगर हम व्यक्ति के तौर पे देखें तो 14वें नंबर के हैं। व्यक्ति के तौर पे क्या है? ये ऐसे 14वें नंबर के व्यक्ति हैं जो इस पद को क्या है? धारण किए हैं। ये चीज आप यहाँ बारीकी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आर वेंकट रमणी जो है वो 14वें नंबर के 14वें व्यक्ति हैं। 14वें जो है व्यक्ति हैं जो महान्यायवादी पद को धारण किए, जो महान्यायवादी पद को धारण किए हैं। ठीक है, धारण ग्रहण किए हैं। ये चीजें आप यहाँ पर किए हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है किए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पीसीएस में देखने को मिलते हैं कि भारत के जो महान्यायवादी इस समय वर्तमान में तो एक व्यक्ति के तौर पे 14वें नंबर के हैं और कार्यकाल के आधार पर उसे देखा जाए तो वे 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। ठीक है, आर वेंकट रमणी। तो इन बारीकियों को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और पहले महान्यायवादी कौन थे? एम.सी. सीतलवाड़ जी थे। ये चीज आप क्लियर हो गए। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल के बारे में हम लोग बात किए थे। फिर यहाँ पर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से जो है विधि से संबंधित या संविधान से संबंधित किसी प्रोविजन के बारे में क्या सुझाव जो है उच्चतम न्यायालय से मांगते हैं। ये चीजें हम लोग देख लिए। सेशन दोस्तों लगभग आपका समाप्त हो गया। तो आज इस सेशन में हम लोगों ने अनुच्छेद 76 में जो महान्यायवादी का प्रोविजन था उसको हम लोगों ने विस्तार से देखा और रिवाइज भी किया कि चीजें याद हो जाए इसी क्लास में। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।